मट्टी बनती है। और अगर जो महिला मट्टी खाएगी तो समझ जाना उसका बच्चा कमजोर होगा, हड्डी कमजोर होगी उसकी। इसलिए हमारे राजा महाराजा पहले से जानते थे ये चीज कि महिलाओं को गर्भावस्था में खान पान की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, नहीं तो बच्चा आपन भी पैदा हो सकता है, दिमाग से भी आपन हो सकता है, हाथ पांव से भी आपन हो सकता है। इसलिए बोले रानी खाने पीने में कमी मत करना है, अगर तुम अच्छा खाना खाओगी, बढ़िया खाओगी तो हमारा बेटा या बेटी बोले हष्ट पुष्ट होगा, ज्ञानवान होगा। तो सभी मात्र सत्य कथा ही भर सुन के मत रहना कि गाथा सुन ली। गाथा का मतलब इसलिए है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमने सुन लिए कार्यक्रम हो गया हमको फायदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये मत सोचना कि कार्यक्रम करवा लिया तो फायदा होगा, उस मार्ग उस रास्ते पे चलोगे तभी फायदा होगा। मैं सिर्फ बताने वाला हूँ कि मैंने बता दिया ये रास्ता से तुम धनवाना जाओगे तो पहुंच जाओगे। अगर मैंने बता दिया और तुमने सुन लिया और तुम चलोगे नहीं तो पहुंच जाओगे क्या? बताइए, सुन लिया क्या से पहुंच जाओगे? ये अंधविश्वास है। तो दूसरे लोगों की हम पैर पड़ेंगे तो फायदा होगा, ये करेंगे तो फायदा, कुछ नहीं होता। सिर्फ उस मार्ग पर चलते हैं तब होता है। तो राजा कहने लगा रानी कमी मत करना, खाने पीने में जो इच्छा होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पूरी व्यवस्था करूंगा। बोले ठीक है। तो जो भी रानी मांगती थी राजा पूरी करता था। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन रानी कहने लगी महाराज बोले नारियल पपीता चना खा खा के मैं परेशान हो गई। बोले अब मेरी इच्छा हो रही है कि अच्छी चटपटी चीज मिल जाती। चटपटी समझते? कई कई महिलाएं जब गर्भावस्था में होती है ना, कई कई महिला सोचती है कि यार अच्छा मुर्गा मिल जाता है। सही बात है नहीं? तो रानी कहने लगी महाराज चटपटी चीज। बोले कौन सी खाना? चटपटी तो कौन सी चीज होती? बोले मुझे सबसे ज्यादा शौक है बोले भाजी खाने का। तो बोले कौन सी भाजी? चने की भी होती है, पालक की भी होती है, कौन सी भाजी खाओ? बोले जंगल की भाजी खाना है। तो बोले कौन सी? रानी कहने लगी जिसको कोटवारी या क्योलार बोलते हैं उसकी भाजी खाना है। जानते हैं क्योलार? उसी की भाजी मांगने लगी। और जो क्योलार की भाजी है ना, एक गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए अगर हो सके तो गर्भवती महिलाओं को क्योलार की भाजी खवाना बहुत जरूरी है। गोंड लोग भूमका लोग पहले से जानते थे तीन भाजी है, तीन चीज की सब्जी गर्भवती महिलाओं के लिए बढ़िया अच्छी होती है। कौन सी? क्योलार की भाजी और उमर है तो या उसका फल की सब्जी खाते हैं कि खाई कि नहीं कभी? जो भाजी होती है बहुत अच्छी होती है, खाते थे लोग और आज भी खाते हैं। उमर के फलों की सब्जी। तीसरा नंबर है मुनगा। मुनगा तो खाए होंगे ना कि नहीं खाए? मुनगा, ठीक है। ये तीन भाजी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होती है। आप देखना ही आंगनबाड़ियों से पूछना, आंगनबाड़ियों में मुनगा की सब्जी के लिए सलाह दिया जाता है। ये सारी चीज हमसे ही सीखा है लोगों ने, गोंडों से। क्योंकि गोंडों से बढ़कर दुनिया में कोई वैज्ञानिक नहीं है। अपने आप को कमजोर मत समझो। आप लोग खुद को अपने आप कमजोर समझ बैठते हो, इसलिए कमजोर है। अगर दुनिया में बात करें तो सबसे पहले अगर वैज्ञानिक है तो आदिवासी है। कोई भी चीज की अगर खोज किया है तो आदिवासी गोंड समाज ने किया है। किया ही नहीं किया? गोंडों की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जिस दिन गोंड लोग अपनी संस्कृति पे आ जाए ना तो अपने आप प्रकृति की रक्षा भी हो जाएगी और सारा काम हो जाएगा। एक चीज देखा हूं मैंने। अच्छा, जो गोंड समाज में जो चलता था पहले, एक चम्मच होता था ना लकड़ी का, उसको क्या बोलते थे? आपके इधर गोंडी में तो सुकुड़ बोलते हैं, इधर चटुआ बोलते हैं। क्या चटुआ बोलते हैं? शर्म की बात नहीं है, धर्म की बात। ताली बजा वो चटुआ के लिए। इसलिए क्योंकि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति में शर्म नहीं करना चाहिए। वही शर्म नहीं हमारे धर्म को पीछे किया है। बताइए चटुआ पहले आया कि चम्मच आया? तो बताइए चम्मच का बाप चटुआ है कि नहीं है? चटुआ नहीं होता तो चम्मच नहीं होती। गोंडों ने चटुआ का खोज किया, उसी की नकल जी लोगों ने किया और चम्मच बना दिया। तो आज पूरे दुनिया भर में चम्मच गिरी चल रही है।
और जहां चम्मच पड़ जाए तो पूरी हड्डी को खत्म कर देते वहां। ठीक है, तो चटुआ से ही नकल करके चम्मच बनी, लकड़ी की गाड़ी बनी, उसी का परिवर्तन हुआ तो रेलगाड़ी बनी, मट्टी के हंडी बनी, मटका बना, उसी का नकल करके टीन का बर्तन बना। लेकिन इसको बनाने वाला गोंड है, कितना दिमाग गोंड के पास, पढ़ा लिखा जरूर नहीं था लेकिन वैज्ञानिक था। वो भी चटुआ बनता है तो कौन सी लकड़ी से बनता है, किसकी लकड़ी का बनता है? अधिकतर बनता है भिलमा की लकड़ी। जानते हो ना भिलमा, गोटी में कोह का बड़ा बोलते हैं, उसके जो काले नहीं जो होते हैं, वो लकड़ी जो होती है वो गर्म होती है। कैसे होती है? गर्म। उसका चटुआ इसलिए बनाया गया है कि उसको अगर दाल में डालेंगे तो वो लकड़ी चुड़ेगी, उसका रस निकल के दाल में मिल जाएगा, और उस दाल को जो खाएगा तो उसके शीत और बाद की बीमारी दूर होगी, उसके हाथ पैर दर्द नहीं होते थे। तो भूमिका लोग सोचते थे कि काम का काम होगा और साथ में दवा का काम भी होगा। होगा कि नहीं होगा? आज भी आज मान लो नया चटुआ बनाओ और उस चटुआ से दाल बनाओ, दाल चुड़ते रहने दो, कम से कम 7 दिन के अंदर आपके हाथ पैर दर्द ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वो गर्म होता है। आज भी अगर किसी को शीत बात हो जाती ना, उसके बीज आपको डालते ही नहीं चाहे। तो बताइए गोंडों से बड़ा कोई वैज्ञानिक है क्या? एक बार हमारे गोंड समाज के लिए ताली बजाओ कम से कम। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, सबसे पहले वैज्ञानिक हम हैं। कितना खोज किया, तो ये सब जानते थे हमारे गोंड लोग। बोले गर्भवती महिलाओं को कम से कम ये 3 भाजी जरूर खाना चाहिए। तो राजा कहने लगा ठीक है रानी, मैं प्रतिदिन बोले क्योलार की भाजी बुलवा दूंगा। तो राजा प्रतिदिन नौकरों को जंगल भेजता था और क्योलार की भाजी बुलवाता था। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो भाजी की कोमल कलियां है वो कड़ी हो गई। जब कड़ी हो गई तो एक दिन नौकरों ने नहीं लाया और ये आकर बता दिया कि जंगल में भाजी खत्म हो गई। खत्म तो नहीं हुई थी लेकिन कड़ी हो गई थी, इसलिए नहीं लाया गया था। तो जिस दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिली तो क्या हुआ? अरे जिस दिन सोना रानी को, अरे जिस दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है, जिस दिन सोना रानी को, जिस दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है, उस दिन सोना रानी ने उस दिन सोना रानी ने भोजन तक न खाई है, उस दिन सोना रानी ने भोजन तक न खाई है, भोजन तक न खाई है। तो नौकरों ने भाजी नहीं लाया तो भाजी के बिना सोना रानी ने रात को खाना भी नहीं खाई और भूखे पेट सो गई। भाजी के बिना आप भूखे पेट तो सो गई, लेकिन भूखों में नींद आएगा क्या रानी को? आएगा क्या रानी को नींद? महिला ऐसे सिर हिला रही, नहीं आएगा कर, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल कर लिया होगा ना, तुमको मालूम है। क्योंकि भूख लगी हुई थी, भूखे के कारण नींद नहीं आई, बड़े मुश्किल से रात बिताई। रात भर रानी सोई नहीं, रात भर सोचते रही कि कब सुबह होगा और मैं खुद जंगल जाऊंगी और खुद अपने हाथ से भाजी तोड़ के लाऊंगी। जैसे ही सुबह हुआ तुरंत रानी ने अपनी गांव की सखी सहेलियों को बुलाई और सखी सहेलियों से कहने लगी, बहन कल हमारे यहाँ नौकरों ने बोले भाजी नहीं लाया, इसलिए मैंने रात को खाना नहीं खाई और भूखे पेट सो गई। इसलिए बोले बहन भाजी के बिना मेरा जी नहीं मान रहा है। कैसे बता रही है अपनी सखी सहेलियों से रानी? बोले बहन भाजी बिना जिया नहीं माने, भाजी बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने सखी, जिया नहीं माने। संग चलोरी
और मेरे साथ भाजी लेने के लिए जंगल चलो, क्योंकि भाजी के बिना मैं खाना नहीं खाऊंगी। हमारी बात मानो रानी, और घर में रहना, हम लेके आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। रानी कहने लगी नहीं, बोले अगर तुम भी नौकरों जैसे खाली हाथ आ गई तो, इसलिए बोले मैं भी चलूंगी। बार बार सखी सहेलियों ने मना किया, लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके कहने लगी, बोले नहीं, बोले मैं भी चलूं। और रानी सखी सहेलियों के साथ घर से निकल गई भाजी तोड़ने के लिए, लाने के लिए जंगल की तरफ। कैसे? यही विधि जंगल को सब आई, यही विधि जंगल को सब आई, हरी हरी भाजी देखे हर साई, हरी हरी भाजी देखे हर साई, हरी हरी भाजी देखे हर साई। धीरे धीरे जंगल पहुंची, जंगल में जाके देखी तो ढेर सारे केवलार के पेड़ लगे हुए थे। रानी देख करके खुश रही, प्रसन्न हो गई और कहने लगी, बहन देखो, बोले जंगल में ढेर सारी भाजी लगी है, और कल नौकर कह रहे थे कि जंगल में भाजी खत्म हो गई। बोले बड़े झूठ, दूसरे हाथ से भाजी तोड़ती है। तो रानी का जो गर्भ का समय है वो लगभग पूरा होने वाला था। तो क्या हुआ, जिस डाली को रानी पकड़ के नीचे की तरफ झुका रही थी, वही डाली अचानक टूट गई। तो क्या हुआ मेरे भाई, अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 बोले भैया। रानी ने पकड़ी थी वही अचानक टूट गई और रानी के दोनों पांव फिसल गए। सोना रानी पेट के भार जमीन पर गिर गई और सोना रानी को बड़े जोर से पेट में दर्द उठा मेरे भाई। रानी सोना बेहोश हो गई और जमीन पर लेट गई। अब सखी सहेली इधर भाजी तोड़ रही थी। जैसे ही वो डाली की टूटने की आवाज सुनी, सखी सहेलियों ने पीछे लौट कर देखी तो क्या देख रही है कि पेड़ के किनारे डाली टूटी पड़ी है, उसी के बाजू में सोना रानी बेहोश पड़ी हुई है। सखी सहेली घबरा गई, भाजी तोड़ना बंद किया और तुरंत दौड़ करके रानी के पास आई। रानी को देखी तो रानी बेहोश पड़ी हुई थी। सखी सहेली रानी से बार बार बोलती है, महारानी जी क्या हुआ? मेरे भाई रानी ने बिल्कुल भी नहीं बोली। सखी सहेली घबरा गई, कहने लगी इसलिए तो हम कह रहे थे रानी को कि मत जाओ रानी जी, लेकिन रानी ने बिल्कुल नहीं मानी, बोले वो जबरदस्ती आ गई। हे प्रकृति शक्ति बढ़ा दो, अब हम क्या करें? इधर जंगल में कोई कपड़ा भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अब रानी की हम सेवा कैसे करें व्यवस्था? सखी सहेलियों ने जिसने जितना भाजी तोड़ा था अपनी झोली से निकाली और जमीन पर वो बिछा दिया भाजी की कोमल कलियों को, बिस्तर बना दिया, सेज बना दिया और रानी को उठाई और वो भाजी की बिस्तर में रानी को सुला दिया। सुलाने के बाद चारों तरफ सखी सहेली बैठ गई और प्राकृतिक शक्ति पंच तत्व फड़ापेन से कहने लगी, हे जल देवता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश देव, हमारी महारानी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बड़ादेव से प्रार्थना कर रही है, लेकिन प्राकृतिक शक्ति बड़ादेव किसी के बस का नहीं है, जो होना होके रहता है कि कर लेते हो बस में। बड़ादेव किसी के बस का नहीं है, अगर बस में हो जाएगा ना तो छूटा हो जाएगा हमसे। बड़ा वो है जो किसी के बस में नहीं है। तो हुआ क्या, तुरंत मेरे भाई मौसम बदलने लगा, जोर जोर से हवा चली और
और होने लगी है अंधियारी, और काले काले बादल छाए, आज मेघ गरज रहे भारी। क्या हुआ? तुरंत मेरे भाई आकाश मंडल पर काले काले बादल छा गए, हवा धुंध चलने लगा, मेघ गर्जना करने लगा, पूरा जो वातावरण है पूरे वातावरण में अंधेरी सा छा गया। डर लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि थोड़ी देर में पानी गिरेगा, वर्षा होगा। ये देख करके पूरी सखी सहेली घबरा गई, बोले हे बड़ादेव अब क्या होगा? और हुआ क्या मेरे भाई कि बिजली कड़की जोरों से, और छाई है भोरे आवाजों, और उसी समय माँ सोना ने अरे जन्मी कन्या नवजातो। हुआ क्या? उसी समय बड़े जोर से बिजली चमकती है, बड़े जोर से कड़कती है, तो बिजली के कड़कने से सोना रानी के कान सुन्न पड़ गए, बिजली चमकने से सोना रानी चकचौंधिया गई, सोना रानी घबरा गई। उसी घबराहट के साथ ही साथ, बिजली के साथ ही साथ, गड़गड़ाहट के साथ ही साथ सोना रानी ने भाजी की कोमल कलियों की बिस्तर पर एक सुंदर सी कन्या को जन्म दे दिया। ताली बहुत कम बज रही है, क्योंकि मैं अभी छत्तीसगढ़ में था। जिस घर में रह रहा था वो अपने समाज का नहीं था, लोधी समाज का था। क्या है उधर ये नहीं चलता कि गोरों का, उधर सब लोग बराबर है, ठीक है क्या? उनके घर में रह रहे थे हम लोग, तो जिस घर में रह रहे थे उसी घर की बहू का जब बच्चा हुआ तो मेरे भाई वो लड़का हो गया। वो लड़का हॉस्पिटल से आई नहीं, वो गांव में फटाका फूटने लगे थे। मैंने उसी समय सोचा कि अगर इसी जगह में अगर लड़की हो जाती तो खरीदे हुए फटेके भी रहते, होता ही नहीं ऐसा। तो ये बड़ी विडंबना बनी हमारे समाज में कि लड़की के लिए कम उत्साह है और लड़का के लिए जोरदार। कल देखा तो ताली ताली बजा दी, और आज देखा तो चुपचाप बैठे। समझ गए ना तुम्हारे भाव कि लड़की में तुम्हारा मन निराश होता है, महिला का तक निराश हो रहा। भाई तुम भी महिला हो, वो भी महिला, कम से कम भैया लोग कर रहे हैं, तुमको तो खुश होना चाहिए ना। लड़की में सब लोग चाह रहे हैं कि लड़का ही लड़का होते, मगर मेरे भाई लड़का से लड़की अच्छी है। अभी यहाँ हाथ उठा लो, कितनी राजकुमारियां हैं गोंडवाना की जिनका विवाह नहीं हुआ, वो हाथ उठाए सब नीचे। अब इधर जिसका विवाह नहीं हुआ वो राजकुमार हाथ उठाए जरा। किसकी संख्या है ज्यादा? किसकी संख्या है ज्यादा? वो लड़का से एक परिवार चलता है, लड़की से दो परिवार चलता है कि नहीं चलता? लड़का अपने माँ बाप को कभी भी लड़ झगड़ के घर से निकाल देगा, लेकिन मैंने जीवन में नहीं सुना कि लड़की ने अपने बाप को निकाली है घर से। लड़का तो अच्छे हो गए, कई तो वृद्ध आश्रम में भी छोड़ के आ जाते हैं। चलो इधर समझ नहीं आई, कितने लड़का है जिन्होंने अपने माता पिता के कपड़ा धोए हैं? जरा उठाना हाथ। एक ही आदमी, ताली बजाओ भाई। अच्छा, अब कितनी राजकुमारियां हैं गोंडवाना की जो अपने मम्मी पापा के कपड़ा धोई है? हाथ उठाना कभी ना कभी। बताओ, अब बताओ लड़का अच्छा का लड़की? वो लड़की के लिए ताली कम बजाए आपने? बजाई कि नहीं बजाई? लड़की नहीं होगी फिर बहू कहां से लाओगे? इसलिए गोंड राजा कभी भी लड़का हो चाहे लड़की हो कभी भी भेद नहीं करते थे, दोनों को एक बराबर सम्मान और एक बराबर शिक्षा दीक्षा में ध्यान देते थे। आज के हमारे लोग दूसरे धर्म के लोगों के संपर्क में आने से लड़का लड़की में भेद कर रहे हैं। अगर पहली संतान होती थी अगर गोंडों के घर में, तो वो कभी भी लड़की नहीं समझते थे, उसको देवी शक्ति मानते थे। और ये भी प्रमाण बता रहा, जिसके घर में अगर लड़की पैदा होती है ना, उसका घर में धन संपत्ति का आगमन का संकेत होता है। ये भी देखा होगा। और लड़का होता है ना तो नहीं रहता, उसके विवाह होते तब उसका संकेत बनता है। जब बहू आने लगती है ना, बहू लक्ष्मी, जब पहले कमजोर रहते योग बनता है उनका, लड़का होते उनका बहू आने के बाद। ठीक है, सर्च करिए आओ। तो इस प्रकार से मेरे भाई सोना रानी जो है
बिजली के साथ ही साथ अपनी कन्या को जैसे ही जन्म दी तो जो बिजली शक्ति थी वो बिजली शक्ति जाके उस कन्या के शरीर में समा गई और वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या चिल्ला रही है? चाहे वो कोई भी समाज का बच्चा हो, गौर करके अच्छे से सुनना। जब वो बच्चा या बच्ची चिल्लाती है ना तो बॉडी के लिए चिल्लाता है, और वो भी ऐसा ही नहीं, मुट्ठी बांध के चिल्लाता है। वो बच्चा चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता? चिल्लाता है। कैसे चिल्लाता? ऐसा करके फड़ा पेनता। लड़का फड़ा पेन ज्यादा बोलता है, वो लड़की बोलती है अधिकतर जोहार जोहार जोहार, बोलती है कि नहीं बोलती? इसलिए हमारे लोग कहते थे कि मुट्ठी बांध के आया था और हाथ फैला के जाएगा, बोलते थे ना। तो जो ये संसार में जन्म लेता है, जब आता है तो मुट्ठी बांध के आता है, और जब वो संसार छोड़ के जाता है तो हाथ फैला के जाता है। तो मैं अब समझ गया हूं इस चीज को कि जो लोग उस प्राकृतिक शक्ति फड़ापेट का मुट्ठी बांध के जयकारा नारा लगा रहे हैं, मतलब ये लोग अभी आए हैं, ये लोग रुकेंगे। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो समझ गया मैं कि ये लोग अभी देश से बाहर जाने वाले हैं। ये संकेत मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इसलिए ऐसा मत करना। ऐसा का मतलब जानते हो ना, कोई रिश्तेदार आएंगे, कोई कहीं जाएंगे, बोलते ना टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं। तो ऐसा कोई मत करना बड़ा दो की जयकारा में, क्योंकि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो फड़ापेट का जयकारा बोलते हैं, जोहार बोलते हैं। जोहार का मतलब होता है प्रणाम। क्या होता है? जोहार शब्द से ही नमस्ते बना है, जोहार से ही प्रणाम बना है। वो लड़का बोलता हम प्राकृतिक पावन धारा में आ गए, अब हम हे प्रकृति शक्ति फड़ापेट तुमको कभी नहीं भूलेंगे, हर हमेशा हे प्रकृति शक्ति तुम्हारा अभिवादन करते रहेंगे, मतलब जोहार जोहार बोलते रहेंगे। और जैसे ही बड़े भाई दूसरों के संपर्क में आए मेरे भाई, फिर कहाँ की जोहार और कहाँ की सेवा भूल गए। तो लड़की ने जोर जोर से चिल्लाई मेरे भाई। तो जो काले बादल छाए थे वो धीरे धीरे कम हो गए, हवा चल रही थी वो धीरे धीरे कम हो गई। इस प्रकार से पूरा मौसम साफ हो गया। इसके बाद में सखी सहेलियां सोचने लगी कि बोले अब मौसम साफ हो गया, अब देर नहीं करना चाहिए, अब इस सुंदर सी लड़की और रानी को लेकर के अब घर चलना चाहिए। तो कैसे? तब सब दासी रानी संगे धाई, रानी सहित सखी सहेलियों ने उस कन्या को लेकर घर पहुंची और याद राहुल राजा से सारा समाचार सुनाई। तो याद राहुल राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और कहने लगा पहली पहली संतान है, वो भी कन्या है, इसका मतलब बोले मेरे घर में देवी शक्ति का अवतार हुआ है। सोचा राजा ने बहुत खुशियां मनाई, और खुशियां मनाने के साथ ही साथ मेरे भाई उस लड़की का जन्म संस्कार भी करवाया। तो टाइम होते जा रहा, लेकिन 4 बजे समय ज्यादा हो गया है, यहाँ रोक दिया जाए क्या? कल बताएंगे संस्कार वाली बात, ठीक है? रोक दूं का ना रोकूं बताओ? मेरा तो काम है, मैं तो 6 बजे तक निकल दूंगा। क्या है, मुझे तो बना बनाया मिलेगा, और नहीं बनाएंगे तो गाली तो दूंगा, जल्दी समय पे नहीं बनाए तो। चलो 60 में कल तो मैंने बता दिया ना, सारी चीज बता दिया ना कि पहले क्या किया जाता है, छठी में क्या किया जाता है, सारी चीज बता दी। सिर्फ नामकरण भर में अंतर आएगा ना। जैसे कल कुपार के बारे में बताया वैसे ही नामकरण होता है, मतलब पहला जो काम होता है गोलेर चकाना, मीठा पानी पिलाया जाता है। उसके बाद में जब नरा गिरता है, नरा गिरने के बाद जो छठी का काम किया जाता है, तो भी कल बता दिया विस्तार से। बढ़िया बताए कि नहीं बताया?
तो नाम के बारे में बता रहा हूं, जब नामकरण होता था हमारे में तो घर शुद्धिकरण के बाद में नाम होता है। जब तक छठी नहीं होती उसके पहले नाम नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि हमारा घर उस समय अशुद्ध होता है। तो नाम क्या रखते हैं? तो ये बात मैं कल बताऊंगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब लड़की का जन्म हो गया, इसका संस्कार और इसका नाम क्या रखे, ये बात मैं सोच रहा हूँ कल बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। जल्दी आ जाना तो पहले ये बात हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि समय हो चुका है, 5 बज जाते हैं। और अगर कहोगे तो वो तावीज वाली बात जरूर बता दूंगा। अगर कोई महिला को जरूरत हो कि जिसकी सास के साथ पटत नहीं है, लड़ाई झगड़ा होती हो, तो मेरे पास एक टोटका है। वो टोटका को मैं बताऊंगा, तुम करोगी तो टोटका का काम होता है। लग जाए तो लाख को, और ना लगे तो खाक को, कोई पैसा तो ले नहीं रहा, फ्री का है भाई। तो टोटका कभी लग भी जाती, कभी नहीं लगती है। किसी को जरूरत? क्योंकि जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक ही मैं बताऊंगा नहीं। जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक खाना खिलाऊंगा नहीं तो उसका अजीर्ण हो जाता। भूख नहीं लगेगी, खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। चलो हाथ उठा के बताओ किसको जरूरत। जिसका विवाह नहीं है, हुआ है ना, उनको भी काम आ सकता है, ऐसी बात नहीं। अगर खराब सांस मिल गई तो वो भी सुन रहे। किसी को नहीं है जरूरत? किसको जरूरत? हाथ उठाओ जरा, तभी बताऊंगा, नहीं तो सुबह नहीं करेंगे। क्योंकि सास भी बैठी हुई ना, बेचारी डरत हो कि हमारी सास बैठी नहीं तो कहेगी रुक जा, गुरुजी को बताई थी। चलो कोई बात नहीं, एक टोटका बता दे रहा हूं, फिर असली वाला बाद में बताऊंगा, ठीक है। सुनो, हमारे लोग अंधविश्वास में भटके हैं क्योंकि अल्पा है, हमारे अंदर तर्क और विवेक नहीं है। आज ही कई लोगों को देखा, कौन लोगों को जागरूक होना के चक्कर में फंसे। मैं 15-20 साल हो गए, मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। और कोई जानता होगा तो बता देना मुझे, चोरी से मैं साथ में रखूंगा, खाना खिलाऊंगा और 15,000 रुपए महीना दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल करवा के दे दूंगा पहले, ठीक है। अगर होगा ऐसा तो मुझे बता देना। सामने नहीं बता सका है तो मुझसे प्राइवेट में लेना। साथ में भर रहे हैं हमको, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करके दे दूंगा। नहीं तो चुटिया बनाने वाले, लूटने वाले बहुत से हैं, होता कुछ नहीं। आज ही हमारे महिलाओं के अंदर अंधविश्वास घुसा हुआ है। सिर्फ दिमाग की कमी। लड़ाई क्यों होती, झगड़ा क्यों होता सास बहू के बीच? अगर बहू पढ़ी लिखी है तो वो सास को सुधार सकती है, सुधार सकते हैं दिमाग से। लड़ना नहीं है दिमाग से। एक बार की बात बता रहा हूं मैं, एक जगह गया था, देवास जिला, 3-4 साल पहले, ठीक है। और वहां में 10 साल हो गए, 10 साल पहले ही गया था, छोटा था मैं उस समय का कर रहा हूं। तो एक बहू बहुत परेशान थी, मात्र विवाह के 2 साल हुए थे। कितने साल? 2 साल। तो एक दिन वो बहू आ गई, जहां मैं रहता था वहां, बोले गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। बोले 2 साल हो गए विवाह के। बोले मेरी सास के साथ मेरी पटक नहीं है, बोले रोज झगड़ा हो। तो बोले, और मैंने कहीं भूमका पंडा बेगांव से बोले दवाई भी नहीं हुई। बोले कोई ने 11,000 ले लिया, कोई ने 5,000, कोई ने 2,000, लेकिन किसी की दवा ने काम नहीं करी। मैं तो लुट गई। बोले तो बोले आपके पास भी कोई दवा हो तो बताओ। बोले आपकी दवा का भी उपयोग करके देखेंगे। अब तो लुटी तो हो। बोले मैंने बोला मेरे पास तो दवा है, लेकिन मेरी दवा में पैसा नहीं लगता, मैं फ्री देता हूँ। तो वो बोले गुरुजी जब पैसा की दवाई में काम नहीं करी तो फ्री की दवा कितनी करेंगे? और बात है यार, अगर कोई पैसा में पौधा देगा तो हमारे लोग उसको पाल लेंगे, और कोई फ्री में देगा तो उस पौधा पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि फ्री में मिला है। तो मैंने बोला पैसा नहीं लगेगा। तो बोले गुरुजी फिर? मैंने बोला फ्री में मिलेगी, सिर्फ एक काम है, तुमको एक तावीज खरीद के लाना पड़ेगा चांदी की, उसी में पैसा लगेगा, और उसी तावीज में मैं दवाई भर दूंगा, तुम गले में पहने देगा। तो तुम्हारी सास 7 दिन के अंदर गाली देना बंद कर देगी। वो मेरे भाई बहू रानी बहुत खुश भाई, ये तो बहुत सरल है गुरुजी। मैंने बोला 7 दिन तक इसका परहेज भी करना है, नियम का पालन भी करना। बोले 7 दिन नहीं गुरुजी, मैंने तो 2-2, 3-3 महीना करी हूँ साधन। बोले तुम्हें तो 7 दिन तो आराम से करना। बहू हो गई खुश। मैंने बोला कल चाहे नहाओ चाहे मत नहाओ। बोले ठीक है आ जाऊंगी। मेरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, वो तावीज के अंदर मैंने क्या किया, चूल्हे की जो कंडा की राख है ना, उसी राख को थोड़ी सी उठाया और कागज में पुड़िया बना के तावीज के अंदर करके और तावीज बंद कर दिया। कुछ नहीं किया, राख भर बना था।
सुबह आई वो बहुरानी, बोले गुरुजी ताबीज बन गई? मैंने बोला हाँ बहुरानी बन गई। बोले दो, दिया मैंने और बोला कि इसको गले में पहन लेना और इसका एक नियम है। बोले कौन सा? मैंने बोला तुम्हारी सास गाली कब देती है? बोले सुबह सुबह जब मैं सोई रहती हूँ तब मेरी सास जल्दी जग जाती है, आंगन की झाड़ बटोरी करते जाती है और मुझे गाली देते जाती है। बोले मैंने कहा तुम सोई रहती हो? बोले हाँ। मैंने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है। तो तुम एक काम करना, जो ताबीज को गले में डाल लेना। तुम्हारी सास जब गाली देना चालू करेगी तो तुमको करना क्या है, उस ताबीज को जल्दी लेके वो दांत में दबा लेना। फिर बोले गुरुजी मैंने बोला कि जब तक तेरी सास गाली देते रहेगी तब तक तुम दांत में ही दबा के रखना, दांत से गिरने मत देना, नहीं तो उल्लंघन हो जाएगा, फिर दवा काम नहीं करेगी अगर दांत से गिरी तो। बोले गुरुजी बहुत सरल है, इसको तो कर लूंगी, 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ता कर लूंगी। दांत में दबा नहीं तो है। मेरे भाई ताबीज लेके बहुरानी चली गई, हम भी आ गए। अब उधर दूसरा दिन जब सुबह हुआ, बहुरानी सोई थी, सास उठी, सास ने गाली देना चालू करी कि अभी तक सोई है, मैं तेरी नौकरानी हूं जो शाम सवेरे झाड़ा बटोरी कर दुनिया भर का बोल बोल के बहू को गाली देना चालू। जैसा ही गाली सुनी तो बहू की नींद जग गई, जल्दी उठ के बैठ गई बहू, और बहू को याद आ गई कि यार गुरुजी ने ताबीज दे है, मेरे भाई गले में ताबीज टंगे कि बहू ने नहीं तो जल्दी दांत में दबा ली। अब सास दे गाली देके बहू सोच रही थी कि मेरी सास के कुछ जवाब देती, लेकिन दांत में दबी थी ताबीज। अगर जवाब दूंगी बोले तो ताबीज दांत से गिर